जो है कोई भी काम शुरू करने से पहले संस्कृत में जब भी पहला दिन होता है, पहला चैप्टर होता है, उसके पहले ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की जाती है और उसके बाद ही शुभारंभ किया जाता है। तो मैं यहाँ इन 2-3 श्लोकों से आपके कक्षा का शुभारंभ कर रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे क्या? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अर्थात हे ईश्वर, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मुझे विद्या देने वाले हैं। तो मैं वो सर्वम देव देवा, अर्थात आप ही सभी प्रकार के अर्थात देवता हो, ईश्वर पहला। इसके बाद अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे अमृतम मृत्युर्मा अमृतम गमे। इन तीनों जो पंक्तियों का अर्थ, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से तमसोमा ज्योतिर्गमे दैट मीन्स अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्युमा अमृतम गमे अर्थात मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो इस तरह से ये जो है तीनों श्लोक आपके यहाँ। अब मैं जो है आपको वर्ण विचार, क्योंकि भाषा की सबसे पहली जो इकाई है वो है वर्ण, और बिना वर्णों के किसी भाषा को समझना, लिखना, पढ़ना लगभग असंभव सा है। तो संस्कृत पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे जो संस्कृत में इस बार बुक होगी वो ये रुचिरा एनसीईआरटी की जो बुक रखी गई है, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली जो है रुचिरा प्रथमो भाग करके इस नाम से दी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम आपको जो है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत, हिंदी आपने पढ़ी है लेकिन संस्कृत कक्षा में आप पहली बार यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो इसलिए संस्कृत को समझने से पहले इनकी विभिन्न सोपान, इसके प्राथमिक जो पद हैं, सीखने के बिंदु हैं, व्याकरण हैं, उनके बारे में आपका यहाँ ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो मैं आज इसीलिए ये संस्कृत वर्ण विचार जो यहाँ आपको बताऊंगा, क्या है वर्ण और वर्णों के भेद, उनकी परिभाषा, उनके विभिन्न प्रयोग, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो उसके लिए आप देखिएगा और मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट आपको होते हैं तो आप उसको बाद में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये देख रहे हैं आप आपके स्क्रीन पे संस्कृत वर्णमाला जो है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित पद रखा गया है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार आपके पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी की जो पुस्तक है रुचिरा प्रथमा भाग है, इसमें व्याकरण के लिए अलग से कोई पुस्तक नहीं रखी गई है, लेकिन आपको इसमें पाठ में साथ ही साथ दिए गए व्याकरण पदों को पढ़ना होगा और इन व्याकरण पदों को समझना होगा। तो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ आज पहली बार आपको जो है संस्कृत की शब्दावली, उसके वर्ण, उसके जो प्रयोग, उच्चारण आदि के बारे में मैं विस्तार से बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले वर्ण, यहाँ पर वर्ण का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको खंडित नहीं किया जा सके, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, उनको वर्ण कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो व्याकरण का भाग है लगभग समान है, 80% तक। इसमें जो है आप पाएंगे इनके जो वर्डिंग्स हैं, साउंड्स हैं, ध्वनियां हैं,
वो सारी समान है, कोई इसमें विशेष जो है अंतर नहीं, सिर्फ लिखने का, बोलने का कुछ ही अंतर आपको मिलेगा। तो हिंदी में भी आज आपकी कक्षा में आपने देखा, हमने वर्ण विचार पे यहाँ पर जो है कक्षा में कुछ संवाद किया था, और संस्कृत में भी, क्योंकि ये भाषा के प्रथम सोपान होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ण के बारे में आपको और संस्कृत में भी बता देता हूँ। वही आपने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है, और इस वर्ण के भेद आप नहीं कर सकते, इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इनको स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं। और वर्णों का जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णमाला जो है आपके उसमें स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। तो ये जो वर्णमाला है उसको यहाँ नीचे इस सारणी के अनुसार यहाँ पर जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम जो वर्णों का प्रथम भेद है स्वर, क्योंकि स्वर और व्यंजन में ये विभाजित किए गए हैं। स्वर का जो है अर्थ, ऐसे वर्ण जो स्वयं अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनकी उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और स्वरों को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 जो भेद हैं आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ ह्रस्व स्वर आ रहा है, फिर इसके बाद दीर्घ स्वर, और उसके बाद संयुक्त स्वर। तो ये जो है संयुक्त स्वर तीनों, अब यहाँ पर ये क्योंकि संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं, जहां आपको हिंदी में 11 बताए थे, संस्कृत में 13 स्वर, तो और यहाँ पर री और द्री ये ऐड किए गए। तो इस तरह से पूरा आप देख रहे हैं ह्रस्व स्वर में अ है, ई है, उ है, वी है और ग्री है। तो ये 5 आपके ह्रस्व स्वर, इनको शॉर्ट वाउल्स या जो है लघु स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर आ रहा है। दीर्घ स्वर में जो है आ, ई, उ और री। तो इस तरह से ये 4 जो है स्वर आपके दीर्घ स्वरों में रखे हैं, और इस तरह से ये 9, और बाद में संयुक्त स्वर जो हैं ए, आई, ओ और औ। तो यहाँ पर जो है ये जो है तो टोटल आपके पास 13 स्वर हो जाते हैं। और इन 13 स्वरों को जो है आप विभिन्न मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। हम इनको स्वरों का आप जानते हो, बिना स्वर के जो है कोई भी व्यंजन अपूर्ण माना जाता है। तो इन स्वरों का जो महत्व है वो ये है कि ये जो व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और जब व्यंजन के साथ उनका प्रयोग होता है तो ये मात्राओं में बदल जाते हैं, चिन्हों में बदल जाते हैं। तो जो अ की मात्रा है, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, रे और द्रे की मात्रा, ये सारे जो है स्वर उस मात्राओं में चले जाते हैं। तो यहाँ स्वरों को आपने देखा कि ये स्वर जो है जब तक व्यंजन के साथ नहीं मिलते, व्यंजन जो है हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो स्वर के बाद हम यहाँ पर व्यंजन की ओर प्रस्थान करते हैं, व्यंजन को देखते हैं। तो ये पहले जो है वर्णमाला के जो पार्ट है, इनको जो वर्णों को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर हो गए 13, और इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन देखिए संस्कृत में कुल मिला के 33 रखे गए हैं, और इन 33 व्यंजनों को जो है यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन की परिभाषा पे हम जाए, अर्थ पे अगर आप जानना चाहें तो व्यंजन का अर्थ देखिए, ऐसे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाता है वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो इन व्यंजनों को जो है आप जब भी उच्चारण करोगे, बोलोगे, तो उसमें जो है स्वर का वहीं पर कहीं न कहीं मिलन होगा। तो अब जब तक कोई भी वर्ण हलंत के साथ जो तिरछी नीचे रेखा लगी हुई होती है वो हलंत कहलाता है, और ये स्वर रहित माना जाता है। जब इसमें स्वर मिल जाता है तो वो जो है नीचे से आपका रेफ जो है हलंत तिरछी रेखा है वो हट जाती है।
और इस तरह से यहाँ व्यंजन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जो 33 व्यंजन हैं, इनको आप 3 भागों में बांटते हैं। और पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर है अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। मैं समझ रहा हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? आवाज आ रही है ना? सुन पा रहे हैं मुझे? हम बताइए, अगर आपकी आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम बताइए। ठीक है, ओके। तो स्पर्श व्यंजन देखिए, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जो है आप स्पर्श व्यंजन 5 भागों में बांटे गए हैं। पहले 25 जो व्यंजन है, सिर्फ बताने भी लग गए सर। अभी तो सर पढ़ा रहे हैं। आवाज काहे नहीं आ रही? एक तो बड़े-बड़े अबे यार इतनी देर से ले ही नहीं रखा था इन्होंने। भाई क्या हो गया? सर हेलो सर, हो क्या रहा है भाई? हाँ, स्पर्श व्यंजन तो देखिए ये 5 भागों में बांटे गए हैं, क से लेकर भाग तक। इसको आप क च ट त प के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 5 वर्गों में, हर वर्ग में 5 वर्ण रखे गए, 5 व्यंजन रखे गए। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग में क से जो देखिए यहाँ अंग तक आएगा, क ख ग घ और अंग। उसके बाद च वर्ग है, तो च छ ज झ य, तो यहाँ तक है। इसके बाद ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ अण, और इसके बाद जो है त वर्ग त थ द ध न। तो ये जो है 5 व्यंजन, और इसके बाद जो 5वां आपका च च ट त प वर्ग में प फ ब भ म। ये इस तरह से स्पर्श व्यंजन 5 और 5 into 5 जो है आपका 5 5 25, पूरे जो 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। बाद में अंतस्थ, दूसरा जो भेद है व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें 4 व्यंजन रखे गए हैं, य र ल और व। तो इस तरह से ये जो है 4 मिलके आपके 29 हो गए। और अंत में ऊष्म व्यंजन जो 4 हैं, और वो है श श स और ह। तो इस तरह से टोटल 33 व्यंजन हो जाते हैं। और इनको आप जानते हैं उच्चारण स्थान की अनुसार ही जो है इनको स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया है। जिन वर्णों को जो है उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह से टकराती है, स्पर्श करती है, इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो अंत करण अंत भाग से जो है बोले जाते हैं, य र ल व ह। जब आप उच्चारण करते हैं, आप देख रहे हो या गले कंठ तालु से स्पर्श कर रही है जिह्वा, या वहां से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात जब गर्मी उत्पन्न होती है बोलने से, जिन वर्णों को उच्चारण करने से, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये आपके 33 व्यंजन जो हैं इसमें वर्णमाला में हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं आगे स्क्रीन शेयर मैं आपको कर रहा हूं। पेज 2 पे हम जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा तकनीकी योगदान हो सकता है, आप इंतजार करिएगा।
स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा सा जो है यहाँ रुकावट आ रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आगे थोड़ा सा इसमें तकनीकी प्रॉब्लम है, तो अब आगे जब हम इन पांचों वर्ग जो स्पर्श व्यंजन है इसको पढ़ चुके हैं, इसको आप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अंतस्थ, अंतस्थ में आपने जो है देखा य र ल व और ऊष्म व्यंजन श श स ह। तो इस तरह से इनको हमने जो है तीन भेदों के रूप में देखा। अब जो है आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब तक पढ़ा हुआ इसमें आपको समझना भी है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। उनका नाम उनके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। आप देख रहे हैं क वर्ग। क वर्ग में जो पहले 5 वर्ण हैं उन्हीं के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो क वर्ग में सबसे पहला वर्ण ही क है और इस क के कारण इसको क वर्ग नाम दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है। जब हम इन्हें लिखते हैं किसी भी वर्णमाला में, तो इनको जो है हलंत लगा के लिखते हैं। तो जैसे रेफ नीचे हलंत, ये नीचे तिरछी लकीर लगी हुई है, तो ये जो है हलंत कहलाता है और ये स्वर रहित होता है। तो इसको हम यहाँ पर जो है क हो, ख हो, ग हो, सबको हलंत लगाकर ही लिखते हैं। जब व्यंजन में स्वर मिलता है तब हलंत का लोप हो जाता है। जब भी हम किसी व्यंजन को शब्द में प्रयोग करते हैं, किसी नाम के लिए, भाषा के लिए, वाक्य के लिए, तो वहां पर इसमें स्वर का मिलन होता है। स्वर के जो है उसमें प्रयोग आवश्यक हो जाता है, तो तभी जाकर वो कंप्लीट व्यंजन बन पाता है। तो यहाँ ग में से हलंत हट गया, ग प्लस अ, ग बन जाएगा। और उसके साथ ही जो है आपका अन्य जो है और कोई वर्ण है तो वो उसका उसी अनुसार प्रयोग हो जाए। क है, ख है, ग है, घ है, वो आपका उसको जो है। अब व्यंजन के अलावा संस्कृत में जो है कुछ ध्वनियां हैं, उनको अयोगवा नाम दिया गया है, जो स्वरों में नहीं है लेकिन उनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, क्योंकि ये अयोग हुआ जो है अनुस्वार और विसर्ग, ऐसी ध्वनियां जिनका प्रयोग नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा। तो ये अनुस्वार जब हम नाक के द्वारा उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तो वो जो है अनुस्वार कहलाता है, जिसको आप ऊपर डॉट के रूप में जानते हैं। एक विभक्ति लगाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं नासिक साउंड यहाँ पर उसको लिखा हुआ है। एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक में वो जो है कुछ चंद्र बिंदु वगैरह होते हैं, तो जिनको जो है मुंह और नाक दोनों से जो है उच्चारण करते हैं, तो इसलिए उनको अनुनासिक नाम दिया गया है, जैसा कि आपको हिंदी में मैंने बताया था। अब इसके अलावा जो है विसर्ग। विसर्ग, संस्कृत में विसर्ग का अपना एक अलग महत्व है। विसर्ग जो है ये ध्वनि है और इसका प्रयोग आपको जो देख रहे हैं 2 डॉट के बाद, किसी भी वर्ण के बाद आप जब 2 डॉट लगी हुई पाएंगे तो ये संस्कृत में विसर्ग कहलाता है। तो इनको जो है हम विसर्ग का नाम देते हैं, प्रयोग करते हैं, और ये ह की ध्वनि देता है। जैसे राम है, श्याम है, छात्र है, छात्र है की ध्वनि वहां बाद में सुनाई देती है। तो ये था स्वरों का क्रम, जिसमें आपके 3 प्रकार के स्वर हो गए, लघु स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए और प्लुत स्वर हो गए। उसके बाद व्यंजन थे, तो व्यंजन में जो है आपने देखा इसमें 3 प्रकार के जो व्यंजन हैं वो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और सूक्ष्म व्यंजन। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब दो भिन्न प्रकार के व्यंजन वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बना रहे हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये नीचे संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। आप इस नीचे वाली सारणी में देख पा रहे हैं क प्लस श प्लस क्ष। कक्ष वाला क्ष जो बन रहा है आपका यहाँ पर क और श षटकोण वाले इस वर्ण से मिलकर के बन रहा है, और ये इसमें अ मिलने पर पूरा कक्ष, कक्ष वाला जो अक्षर शब्द यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद ज प्लस य, तो यहाँ पर ज पर य की रचना हो रही है। ये जो क्ष और य इस तरह के जो वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन में आपको दिए गए हैं। तो इनका प्रयोग आप देख रहे हैं, कक्षा, ज्ञानी, श्रीमान, विद्या, प्रणाम, श्रृंगार, मात्रा आदि जो शब्द यहाँ रचना हो रही है वो इसी तरह से इनकी जो है हुई है। तो ये संयुक्त व्यंजन जो है आपको यहाँ पर इनका, अब यहाँ इनके बाद आप देखेंगे वर्ण संयोग और वर्ण संयोजन, दो प्रकार के जो शब्द दिए हुए हैं। वर्णों के जो है सार्थक समूह को जब अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं उनको हम जब भी मिलाकर लिखते हैं तो वो मिलकर के कोई एक सार्थक शब्द की पद की रचना करते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें वर्ण संयोजन में यहाँ दिया हुआ है ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, जलम, जलम शब्द बन रहा है। इसके बाद फिर दिया हुआ है क प्लस श प्लस अ प्लस म प्लस आ, क्षमा। तो ये जो है शब्द उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं क्षमा, कक्षा, ज्ञानी, ये तो शब्द जो संयुक्त वर्ण से है। इसके बाद यहाँ पर जैसे नृत्य, नृत्य शब्द की रचना आप समझ पा रहे हैं, न प्लस री प्लस त प्लस य हलन के साथ है बाद में नृत्य शब्द। ये जो है वर्णों का संयोजन या मिलन, संयोजन मीन्स मिलन। जब भी भिन्न प्रकार के वर्ण मिलकर के एक शब्द की रचना करते हैं, पद की रचना करते हैं, तो वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन वो कहलाता है संस्कृत में। तो ये जो शब्द बन रहे हैं, चाहे वो प्रगति है, श्रवण है, क्रम है, या कोई नाम हो सकता है आपका, अपना, मेरा, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये जो है वर्ण संयोजन। इसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में आप पाएंगे यदि कोई शब्द है, जैसे नाम है, फल है, और एग्जाम्पल आप उदाहरण के लिए फल शब्द ले लीजिए, पत्र शब्द ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, कोई अन्य शब्द हो सकता है। तो किसी भी शब्द में आए हुए वर्णों को अलग अलग करना वो वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन कहलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पत्रम शब्द दिया हुआ है। पत्रम में आप देख रहे हैं प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। तो यहाँ जो है आप पाएंगे लगभग 6 वर्ण वहां से निकलकर अलग हो रहे हैं पत्रम शब्द में, और इन सबको मिला दें वापस वर्ण संयोग होकर के पत्रम शब्द की रचना होगी। तो इसी तरह से जो विद्यालय में जो भी वर्ण आए, जैसे सबसे पहले वर्ण यहाँ पर हुआ है, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, के बाद उसमें ई जो छोटा स्वर है वो भी मिला के वी शब्द बन रहा है। फिर इसके बाद द और य मिलके ध्य, जो विद्यालय वाला द है वो बन रहा है। उसके बाद आ की मात्रा लगी हुई तो विद्या और ल, तो ल में अ मिलके ल की पूरी रचना विद्यालय, और य अंत में य और अ मिलके विद्यालय शब्द बन रहा है। इसी तरह जो है अन्य शब्द परीक्षा हो, श्रीमती है, चित्र है, वृक्ष है आदि, ये सारे शब्द आपके वर्ण
इसमें विच्छेद के द्वारा अलग अलग हैं और जब मिलते हैं तो ये वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाता है। तो मैं समझता हूं आपको ये जो समझ में आ रहा होगा, वर्ण संयोग और वर्ण वियोग यानी वर्ण इसका विच्छेद। तो जब मिला के हम लिखते हैं वर्ण संयोग कहलाता है और जब अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद उसको बोला जाता है। तो ये शब्दों की रचना आपको समझनी होगी, कहाँ कौन सा स्वर उसमें आ रहा है, व्यंजन आ रहा है या कोई ध्वनि आ रही है, किसी भी शब्द की रचना में इनका एक साथ इस तरह से प्रयोग होगा और आपको समझना है। तो ये थे आपके वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद आदि। अब आप देख रहे हैं इसमें स्वरों की मात्रा। स्वर क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अपना जो है मात्राओं के द्वारा ही जब व्यंजन के साथ प्रयोग में इनको लाया जाएगा तो स्वरों का जो है कि मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क, अब जैसे क में अ मिला है तो ये हलक हट के क बन गया है, लेकिन इसमें जब आ स्वर मिलेगा तो क में आ के बाद आ शब्द की रचना होगी। क में यदि आप ई छोटा स्वर जोड़ते हैं तो वो की शब्द छोटा जो बने, क में अगर बड़ी ई लगाते हैं तो वो की जो हो जाएगा, क में ऊ लगाएंगे तो वो कू शब्द बनेगा। और इसी तरह जो अन्य किसी भी जो है व्यंजन में यानी कि वर्ण में आप स्वरों का प्रयोग करेंगे, भिन्न भिन्न स्वरों का, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर अपना नया मात्रा के रूप में वो कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है या कहीं ध्वनि है, अनुस्वार अनुवासिक है तो चंद्र बिंदु में जाना जाएगा, विसर्ग अयोग हुआ है तो वो वर्ण के बाद जो जाएगा और है की ध्वनि देगा, जिसे आता शब्द है, आता है। तो ये जो है स्वतः है अपने आप, तो है उस विसर्ग को हम है की ध्वनि के द्वारा जानते हैं या उसे उच्चारण करते हैं। तो ये थे आपके स्वर, व्यंजन और अयोग। तो ये विभिन्न प्रकार के आपने यहाँ पर इनका प्रयोग देखा। और इसके बाद जो अगली कक्षा में मैं आपको फिर इसके जो है थोड़ा कार्याभ्यास की ओर ले चलूंगा, प्रश्न किस तरह से क्या हो सकते हैं इससे संबंधित आपको वहां पर जानकारी दी जाएगी। तो समझता हूं मैं आज के लिए इतना पर्याप्त होगा, आप मुझे आज्ञा देंगे। अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहिएगा और ध्यान रखिएगा इसमें आप अपना जो वीडियो जो भी आपका भेजा जा रहा है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी अटेंडेंस दीजिएगा, मार्क कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आपके अगले जो डाउट क्लास होगी उसमें आप अपना जो है कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने आप को लीव कर सकते हैं।